हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर विच इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसकी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उसकी सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी या फिर रिलेशन के बेस पे हम उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। और जो भी हमारे पास टोटल ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स के हों या एनिमल्स के हों या बैक्टीरिया हो, उन्हें हम अलग अलग ग्रुप में रखते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें यही क्लासिफिकेशन को पढ़ना है कि किस बेस पे हम कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। तो सीधा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आने से पहले हम लोग सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं कि किसने सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन देना शुरू करा, उसके बाद दूसरे ने क्यों चेंज किया, नेक्स्ट सिस्टम कैसा आया और किस सिस्टम को हम आजकल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है उसे हम बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इट वाज प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और इसमें उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो एक ग्रुप उन्होंने बना दिया प्लांट्स का और एक ग्रुप उन्होंने बना दिया एनिमल्स का। अब जो प्लांट्स थे, प्लांट्स को उनकी हाइट के बेस पे फर्दर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया। जो टॉल प्लांट है ट्री, उसके अकॉर्डिंग फिर श्रब्स और उसके बाद हर्ब्स। तो हाइट के बेस पे प्लांट्स को डिवाइड कर दिया और एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड करा इस बेस पे कि एनिमल के अंदर ब्लड जो है वो रेड कलर का है या फिर किसी दूसरे कलर का है। तो अगर एनिमल का जो ब्लड है वो रेड कलर का है तो उसे नाम दिया एनेमा, और अगर ऑर्गेनिज्म का ब्लड रेड कलर का नहीं है तो उसे नाम दिया एनेमा। एक बात ध्यान रखना, जहां पर भी एन वर्ड आता है इसका मतलब है विदाउट। तो ये उन्होंने दो किंगडम क्लासिफिकेशन दी और उसके बाद उन्होंने ये जो एनिमल्स थे इनके फर्दर दो सब ग्रुप्स और दे दिए कि इनको और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओविपैरस की फॉर्म में और विविपैरस की फॉर्म में। ओविपैरस आर दोज एनिमल्स विच लेज एग, जो अंडे देते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गई। लेकिन विविपैरस वो एनिमल्स होते हैं जो अपने यंग वन को डायरेक्ट बर्थ देते हैं। तो उन्होंने एनिमल्स को पहले तो इन दो बेसिस में डिवाइड किया कि जो ब्लड है वो रेड कलर का है या नहीं, और अगर ऐसा है तो उसके बाद फिर दो ग्रुप्स दे दिए, ओविपैरस और विविपैरस का। जो ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल की दी हुई थी, ये क्लासिफिकेशन को ज्यादातर लोगों ने माना नहीं, बिकॉज बहुत सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को लेके किया था, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को किया था, और भी कई तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनकी इस क्लासिफिकेशन में उन ऑर्गेनिजम्स को हम प्लेस नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसके बाद इनफैक्ट एक वो प्लास्टिक करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था कि फ्लाइंग है या नॉन फ्लाइंग है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम टू किंगडम के बाद जो है हमारे सेकंड पर आते हैं। जो सेकंड साइंटिस्ट थे वो थे लीनियस। आपको नाम ध्यान होगा, कार्लस लीनियस, चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़कर आए हैं। लीनियस ने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, सॉरी लीनियस ने भी टू किंगडम ही क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने दो किंगडम को नाम दे दिया था, एक इन्होंने बोल दिया था प्लांटे और एक इन्होंने बोल दिया था एनिमेलिया। ठीक है, तो जो लीनियस थे इन्होंने भी ऐसी ही दो किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, प्लांटे बोल दिया और एनिमेलिया बोल दिया। प्लांटे के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक है, मूव नहीं करेंगे, और एनिमेलिया के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉफिक है और अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब लीनियस की जो क्लासिफिकेशन थी इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? पहला रीजन, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनको ना तो इसमें रखा जा सकता था ना इसमें, जैसे यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफिक है, अपना खुद का न्यूट्रिशन फॉर्म करता है, तो प्लांट्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं होता, और आप पढ़कर आए हो कि सेल वॉल होना किसका फीचर होता है?
प्लांट सेल का, तो खाना बना रहा है उसके अकॉर्डिंग तो प्लांट में रखो, लेकिन सेल वॉल नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग एनिमल में रखो, तो हाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो उसको प्लेस नहीं कर पाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे वायरस हो गया, वायरस को ना लिविंग बोल सकते हैं ना नॉन लिविंग बोल सकते हैं। जब तक वायरस होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता उसको हम लिविंग नहीं बोलते, ठीक है, ना ही आप उसे डेड बोल सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको वो किसी भी कैटेगरी में प्लेस नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे फंजाई एक ग्रुप है, फंजाई को इन दोनों में से किसी में भी नहीं रख सकते। तो लिनियस की जो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम था इसको डिस्कार्ड कर दिया गया और इसको ज्यादातर जितने भी लोग थे उन लोगों ने इस क्लासिफिकेशन के सिस्टम को भी फॉलो नहीं किया, ठीक है। लिनियस के डिस्कार्ड होने के बाद जो आगे के जो दो क्लासिफिकेशन के सिस्टम हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मैं ये चेक कर रही थी कि वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रही है नहीं, ठीक है। तो हम इसके बाद आ जाते हैं लिनियस के बाद एक और हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। अर्नस्ट हैकेल जो साइंटिस्ट थे इन्होंने प्रपोज किया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने दिया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके अंदर इन्होंने अलग से एक और ग्रुप बनाया जिसे बोला प्रोटिस्टा, ठीक है। एक इन्होंने रखा प्लांटे और एक इन्होंने रखा एनिमेलिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ने आकर कि प्रोटिस्टा के अंदर हम जितने भी यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्लेस कर देते हैं, प्लांट में प्लांट आ जाएंगे और एनिमेलिया में एनिमल्स आ जाएंगे। इनकी क्लासिफिकेशन के बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कोपलैंड, ठीक है। इन कोपलैंड साइंटिस्ट ने भी अपना एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया और इन्होंने दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 4 किंगडम्स प्रपोज किए। सबसे पहला इन्होंने बोला कि पहला किंगडम होना चाहिए मोनेरा का, दूसरा किंगडम होना चाहिए प्रोटिस्टा का, उसके बाद थर्ड किंगडम होना चाहिए प्लांटेई का, और जो 4th सिस्टम है वो होना चाहिए एनिमेलिया का। तो इन्होंने ऐसे 4 किंगडम की क्लासिफिकेशन बोल दी कि 4 किंगडम की क्लासिफिकेशन को फॉलो करो, ठीक है। तो आपने 2 किंगडम पढ़ा, फिर 2 किंगडम पढ़ा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ तक भी जो लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स अभी भी थे। फंजाई को कोपलैंड के किसी भी सिस्टम में प्लेस नहीं किया जा सकता, ना ही अर्नस्ट हैकेल के किसी भी किंगडम में मैं प्लेस कर सकती हूँ। तो जो क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के आंसर साइंटिस्ट को अभी भी नहीं मिले थे। तो इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन के कुछ और सिस्टम्स भी अभी दिए जाएंगे। तो अगर आप देख चुके हो अभी कि हम क्लासिफिकेशन के 4 तक पहुंच चुके हैं, 4 किंगडम्स हम बना चुके हैं, अब वो सिस्टम आने वाला है जिस सिस्टम को हम आज भी फॉलो करते हैं। और ये सिस्टम दिया हुआ है एक साइंटिस्ट का जिसका नाम है R.H. विटेकर, ठीक है। R.H. विटेकर जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला जो ग्रुप है वो मोनेरा का होगा, सेकंड जो ग्रुप है वो प्रोटिस्टा का होगा, थर्ड जो ग्रुप है वो फंजाई का होगा। तो वो फंजाई जिसको कोई भी साइंटिस्ट अभी तक किसी ग्रुप में प्लेस नहीं कर पाया था, R.H. विटेकर ने उस फंजाई को एक अलग ही ग्रुप बना दिया। और इसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम है वो प्लांटेई, और उसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम है वो है एनिमेलिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोनेरा के अंदर तो रखा यूनिसेल्ड प्रोकैरियोट्स, ठीक है। मतलब जो भी यूनिसेल्ड ना बोल के सीधा मैं प्रोकैरियोट्स बोलती हूँ। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आपको पता होगा, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, जिनमें न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया। उसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेल्ड यूकैरियोट्स को रखा गया, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस तो है लेकिन वो सिंगल सेल्ड है। फिर फंजाई के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करता है, सड़े गले पे अपना न्यूट्रिशन वहां से एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद प्लांटेई के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स को रखा
हेटरोट्रॉफिक है यानी अपना खुद का खाना बना सकते हैं, और एनिमेलिया में उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जो खुद का खाना नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंडेंट है, बोल दिया हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो था आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। उनका नाम था कार्ल वूज, ठीक है। इन्होंने एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इसमें इन्होंने क्या बोला कि देखो जो ये मोनेरा है ना, इस मोनेरा के अंदर 2 तरीके के सब ग्रुप्स थे जो आर.एच. विटेकर के में भी हम पढ़ रहे थे, लेकिन इसने उन ग्रुप्स को अलग से एक किंगडम बना दिया। उसने बोला एक ग्रुप को तो आप रखो आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होगा जो कि बहुत प्रिमिटिव है। आर्की मतलब बिल्कुल प्रिमिटिव, एंशिएंट टाइप के जो बैक्टीरिया है ना, जो बहुत ही एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, वो आर्कीबैक्टीरिया के अंदर प्लेस होते हैं। जैसे या तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर में या बहुत ही ज्यादा वार्म टेम्परेचर में, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन होगी तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं और बहुत प्रिमिटिव हैं, एंशिएंट बैक्टीरिया हैं, उन्हें आर्कीबैक्टीरिया में रख दिया। जो बैक्टीरिया थोड़ा सा इवॉल्व हो चुके हैं, मॉडर्न बैक्टीरिया हैं, बेसिकली प्रेजेंट डे आज के जो बैक्टीरिया हैं, उनको रख दिया यू बैक्टीरिया के अंदर क्लासिफाई कर दिया। और बाकी जो किंगडम थे, प्रोटिस्टा को एज इट इज रखा उन्होंने, उसके बाद फंजाई को एज इट इज रखा, प्लांटेई को एज इट इज रखा, और एनिमेलिया को एज इट इज रखा, ठीक है। तो ये आर.एच. वूज का दिया हुआ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, लेकिन क्योंकि आर.एच. विटेकर के मोनेरा में भी हम इन 2 किंगडम्स को पढ़ रहे थे, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसे पढ़ा जाता है और हम लोगों के सिलेबस में भी यही है, हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। इसमें जाने से पहले मैं आपको एक और टर्म एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। 4 किंगडम, 5 किंगडम एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये तीनों जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और इससे पहले जो आप 2 किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़कर आए हो, बेसिकली जो आपने अर्नस्ट हिकल की पढ़ी और लीनियस की पढ़ी, एरिस्टोटल की पढ़ी, स्टार्टिंग की जो तीनों थी, वो हम प्लेस करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। बेसिकली जो पहले जो 3 किंगडम दिए गए हैं, मतलब कि 2 किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दी गई है, वो बहुत ही सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के बेस पे थी। मतलब सिर्फ मॉर्फोलॉजी, आप ऑर्गेनिज्म को देख के क्लासिफाई कर रहे हो कि ऐसा ब्लड है तो ये, ऐसा ब्लड है तो ये, इतनी हाइट है तो ये, इतनी हाइट है तो ये। आप सिर्फ वहां एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख रहे हो, तो वो एक कैसा सिस्टम है? आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, सिर्फ सुपरफिशियल, मोटे तौर पे आपने ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स को देखा है। लेकिन जो ये 4, 5 और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये किंगडम है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ एक किसी कैरेक्टर के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंपाइल करके स्टडी कर रहे हो और उसके बाद उसे एक पर्टिकुलर किसी ग्रुप में प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए इसे हम नेचुरल बोलते हैं और इसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अब हमें लेना है, आर.एच. विटेकर ऑफ क्लासिफिकेशन जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हम एक बार इंट्रोडक्शन लेंगे इसका। तो अब जो हमें टॉपिक लेना है वो है आर.एच. विटेकर का दिया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जब आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम्स में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा, तो उन्होंने किसी एक सिंगल कैरेक्टर को बेस कंसिडर नहीं किया था, उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टडी किया और उसके बाद कंपाइल करके ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। अब इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा ये जानने के लिए कि क्या क्या कैरेक्टर्स या क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने माना था किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में प्लेस करने का, वो हम यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया था, वो उन्होंने लिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, यानी कि जो सेल है वो कैसा कॉम्प्लेक्स
ये है कि जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक है, सेल के कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है कि सेल का कॉम्पोजिशन या तो वो प्रोकैरियोटिक हो सकता है या वो यूकैरियोटिक हो सकता है। तो अगर वो प्रोकैरियोटिक है और ईदर इट कैन बी यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला अगर सेल प्रोकैरियोटिक है तो उसे हम प्लेस करेंगे किस किंगडम में, जो पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा। तो अगर प्रोकैरियोटिक है तो इसका मतलब है वो किंगडम कैसा है, किंगडम मोनेरा। इसके बाद ये पहला कैरेक्टर, जो पहला क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया। इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया इन्होंने बोला कि पहले हमने सेल को स्टडी किया है, अब हम बॉडी को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी को अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो इसमें भी सिर्फ दो ही सिनेरियो पॉसिबल है कि ईदर द ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और द ऑर्गेनिज्म कैन बी मल्टीसेलुलर। तो या तो जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होगा और या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीसेलुलर होगा। अब यहाँ पर देखो, ये जो किंगडम बना है इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए हैं, तो इस किंगडम को उन्होंने नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा और ये बन गया प्रोटिस्टा का किंगडम जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे। अब ऊपर वाले, इसके बाद हम नेक्स्ट किंगडम पे आते हैं। देखो ये जो मल्टीसेलुलर है ये भी यूकैरियोट्स ही है, यूकैरियोट्स की तो दो डिवीजन है ना, तो ये भी यूकैरियोट्स ही हैं। ठीक है, तो ये जो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं इनको इन्होंने इसकी नेक्स्ट कैरेक्टर के बेस पे डिवाइड किया, which was the mode of nutrition, कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का न्यूट्रिशन का मोड क्या है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटरोट्रॉफिक है या फिर सैप्रोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक है, सॉरी। ठीक है, सैप्रोफिटिक है। इस बेस पर उन्होंने आगे यहाँ पर 3 किंगडम को क्लासिफाई किया। ठीक है, ये 3 किंगडम को क्लासिफाई करा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने पॉसिबल हैं, सिर्फ 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन पॉसिबल है, यानी कि ऑर्गेनिज्म या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या जो ऑर्गेनिज्म है वो सैप्रोफिटिक हो सकता है। सैप्रोफिटिक यानी फीडिंग ऑन दी डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और दी ऑर्गेनिज्म कैन बी हेटरोट्रॉफिक, मतलब कि खुद का खाना खुद जो है सिंथेसाइज नहीं करते, दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब जो ऑटोट्रॉफिक थे उनको तो नाम दे दिया कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक है उनको तो रखो किंगडम प्लांटे में, तो ये बन गया किंगडम प्लांटे। ठीक है, इसके बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर अपना न्यूट्रिशन कंपाइल करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं हम फंजाई में, और जो हेटरोट्रॉफिक है उन्हें आप रखो एनिमेलिया में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि विटेकर ने अपने 1, 2, 3, 4, 5 अपने 5 किंगडम्स की क्लासिफिकेशन हमें प्रोवाइड की। यहाँ पर हम रोल इन इकोलॉजिकल साइकिल, एक मैं आपको बताती हूँ, रोल इन इकोलॉजिकल साइकिल। देखो जो फूड चेन चलती है, फूड चेन को मैं एक बार आपको सिंपली एक्सप्लेन करती हूँ। हिरन घास खाता है और हिरन को शेर खाता है। ठीक है, तो जो सबसे पहले खाने को बनाता है उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर। तो इकोलॉजिकल साइकिल के अंदर ये जो प्लांट होते हैं ना, ये हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। इसके अलावा जो ये फंजाई है, क्योंकि ये डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इन्हें रोल मिला है डीकम्पोजर्स का। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोज करेंगे। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो लीफ का हो सकता है या फिर कोई इंसेक्ट मरा हुआ हो सकता है, तो उसके ऊपर फीड कर सकते हैं। और एनिमेलिया जो है वो बनता है कंज्यूमर। तो इनको इकोलॉजिकल साइकिल के बेस पे भी ये 3 रोल्स असाइन किए गए हैं। ठीक है, अब एक बात देखो, एक करके ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। उन कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ पर 3 फॉर्म में आपके सामने रखा है। इन 3 फॉर्म्स के अंदर भी कुछ मल्टीपल कैरेक्टर्स रहे होंगे जिनपे क्लासिफिकेशन हुई है। वो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स मैं आपको अब बताने वाली हूँ। ठीक है, अभी ये मैंने आपको सिर्फ ब्रॉड क्राइटेरिया दिया है। इन 3 सेट्स के अंदर क्या कैरेक्टर्स थे वो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो कैरेक्टर्स लेने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक कैरेक्टर्स लेने वाले हैं कि
ऑर्गेनिज्म के अंदर कितने सेल्स हैं, कैसा न्यूक्लियस है, कैसी ऑर्गेनेलीज हैं, क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेल वॉल कैसी है, इन 4-5 बेसिस पर यहाँ पर मैं आपको एक टेबल फॉर्म करके दे रही हूँ, ठीक है, जिसे आप ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए टैली करेंगे, ठीक है। दूसरी बात बच्चे, इट इज अप टू यू कि आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं। मैं पर्सनली यही रिकमेंड करूंगी कि जो मैं यहाँ बताती हूँ वो नोट्स बनाया करो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि 1-2 चीज यहाँ पर ऐसी बताई जाती है जो आपको जो नोट्स का पीडीएफ मिलता है उसमें होती नहीं है, ठीक है। तो साथ साथ रफ समझने के लिए नोट्स बनाया करो, ठीक। तो हम एक बार दोबारा से आ जाते हैं उनकी फ्लो चार्ट पर वापस। यहाँ पर हम रखेंगे कैरेक्टर, जिस भी कैरेक्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा पहला किंगडम मोनेरा आ जाएगा, उसके बाद प्रोटिस्टा आ जाएगा, उसके बाद फंजाई आ जाएगी, उसके बाद प्लांटे आ जाएगा और उसके बाद एनिमेलिया आ जाएगा, ठीक है। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर मैं लेती हूँ सेल कैसा, मतलब कितने सेल हैं उसके अंदर। मोनेरा के अंदर एक सेल होता है क्योंकि यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा के अंदर भी एक ही सेल होता है, लेकिन जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर है, प्लांटे भी मल्टी सेलुलर है और एनिमेलिया भी मल्टी सेलुलर है। इसके बाद जो सेकंड यहाँ पर हम क्राइटेरिया लेते हैं, वो सेकंड क्राइटेरिया हम लेते हैं न्यूक्लियस का, कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं। मोनेरा में न्यूक्लियस एब्सेंट है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, फंजाई में भी प्रेजेंट है, प्लांटे में भी प्रेजेंट है और एनिमेलिया में भी प्रेजेंट है, ठीक है। देखो मोनेरा के अंदर अगर मैं ये बोल रही हूँ कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है। जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन जेनेटिक मटेरियल है। तो मोनेरा में हम ऐसे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। वो जब अब अभी हम मोनेरा को डिटेल में लेंगे तो मैं वहां पर फिर से आपको नोट डाउन करवा दूंगी। अभी हमने देख लिया कि ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस है या नहीं। इसके बाद थर्ड कैरेक्टर ये देखते हैं कि उसके पास जो ऑर्गेनेलीज है वो है या नहीं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी जो अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है या नहीं। मोनेरा में ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये एब्सेंट होती हैं, प्रोटिस्टा में ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी होती है, प्लांटे में भी होती है और एनिमेलिया में भी होती है, ठीक है। फंजाई में हमें टिश्यू मिलने शुरू हो जाते हैं क्योंकि मल्टी सेलुलर हो जाता है। अच्छा सॉरी, प्रोटिस्टा में भी आपको ऑर्गेनेलीज जो है वो नहीं मिलती है, एब्सेंट होती है, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं देखने को मिलती। इसके बाद हम नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, या फिर अगर देखने को भी मिलेगी तो बहुत सिंपलेस्ट होती है, तो इसको हम एब्सेंट ही लेकर चलते हैं। इसके बाद हम फोर्थ इस पर आते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के बाद, जो कि है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है कैसा है। मोनेरा जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है, मोनेरा हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। अगर मैं हेट्रोट्रॉफिक की बात करती हूँ तो इसके अंदर एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आता है, वो पैरासिटिक भी ये शो करता है, और ये सैप्रोफाइटिक भी होता है, ठीक है। सिमिलरली जो प्रोटिस्टा है ये ऑटोट्रॉफिक भी होता है, ये हेट्रोट्रॉफिक भी होता है और ये सैप्रोफिटिक भी होता है। लेकिन जो फंजाई है वो सिर्फ सैप्रोफिटिक होती है, प्लांटे जो है वो सिर्फ ऑटोट्रॉफिक होता है और एनिमेलिया जो है वो सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो वेरिएशन है वो जैसे जैसे हम हायर लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं तो वो घटती जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेल वॉल का कॉम्पोजिशन, कि सेल वॉल का क्या कॉम्पोजिशन है, कैसा कॉम्पोजिशन है, ठीक है। अगर तो हम मोनेरा की बात करें तो उसके अंदर जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है। पहली बात तो ये कि सेल वॉल प्रेजेंट है, हाँ भाई प्रेजेंट है तो किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई है। प्रोटिस्टा की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टा में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में भी सेल वॉल होती है और इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। अगर हम प्लांट में बात करें तो प्लांट में भी सेल वॉल होती है और वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसके अंदर हमें सेल्यूलोजिक सेल वॉल देखने को मिलती है। लेकिन एनिमेलिया में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है, एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है। तो ये वो बेसिक कैरेक्टर्स थे जिनको कंपाइल करके हमने पीछे जो 3 सेट पढ़े थे वो वहां से डिराइव हुए थे, ठीक है।
तो इसी के साथ हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का इंट्रो था वो खत्म होता है और अब हम डिटेल में शुरू करेंगे पहले मोनेरा को, फिर प्रोटिस्टा को, फंजाई को और ये प्लांटेलिया एनिमेलिया को। ठीक, तो सबसे पहले अब हम मोनेरा को डिटेल में उठा लेते हैं। तो बच्चे हमने ये वाली क्लासिफिकेशन पढ़ ली और एक काम करो, जो सेल ऑर्गेनेलीज है प्रोटिस्टा में इनको भी आप प्रेजेंट करो, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, इसका मतलब है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी उसके अंदर होती हैं। इसे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं वो जब हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो मैं वहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल के लिए प्रोटिस्टा को भी ये मानो कि प्रोटिस्टा में भी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अच्छा एक बात मैं और बता देती हूँ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वीडियो में बार बार कट क्यों आता है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे फोन की रिकॉर्डिंग लिमिट 15 मिनट्स है, तो एक टाइम में वो 15 मिनट्स की ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, तो उसके बाद उसमें हीटिंग चालू हो जाती है। तो इसलिए मुझे 15 मिनट्स में उसको थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए। तो आई नो इट गेट्स अ लिटिल इरिटेटिंग, कि मेरे को भी बहुत इरिटेटिंग लगता है कि एक मैं फ्लो में पढ़ाऊँ और एक मैं बीच में बार बार ब्रेक ले लेकर पढ़ाऊँ, बट दिस इज ऑल व्हाट वी हैव एंड वी हैव टू मैनेज इट। ठीक है, तो मैंने ये आपको एक बार क्लियर कर दिया। And now we will take up our first kingdom, that is kingdom Monera. अब किंगडम मोनेरा को शुरू करने से पहले इस किंगडम मोनेरा की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, जो इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली यूनिस इसके अंदर किंगडम मोनेरा के अंदर हम कैसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्या एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस एब्सेंट होने का मतलब ये नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, हाँ न्यूक्लियस को बाउंड करने के लिए कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो एक्चुअली में इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। दूसरी बात, न्यूक्लियस की जगह पर जो एक डेंसली स्टेट स्ट्रक्चर हमें नजर आता है जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसे पढ़ते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं न्यूक्लियोइड। तो इसमें न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। ठीक, अब मोनेरा के बाद हम इसकी बात मोनेरा की जब हम बात करते हैं तो हम इसकी बॉडी की बात करते हैं। इसकी बॉडी की जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज म्यूरिन। ठीक है, तो ये दोनों नाम हम इसके लिए ले सकते हैं। इसका जो मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि अपनी प्रोजनी को आगे कंटिन्यू करने के लिए जिस मोड से डिवाइड करता है, दैट इज बाइनरी फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन जो है आप सबको पता होगा, जिसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो दो उसमें डॉटर सेल्स में बेसिकली डिवाइड हो जाता है किसी भी एक प्लेन ऑफ डिवीजन से। तो बाइनरी फिजन का मतलब है कि दो ही उसमें डिवाइड होता है। तो इसके अंदर जो मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है वो सबसे ज्यादा कॉमन बाइनरी फिजन ही है। ठीक, अब इसके अलावा इसकी अगर कोई एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से आएगी तो हम उसको पढ़ लेंगे। अब मोनेरा पढ़ना है, इसका मतलब है कि मोनेरा के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। तो इसके अंदर जो हमें पहले ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप पढ़ना है वो हमें पढ़ना है आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, जहां पर भी नाम आपको आर्की दिखे, आर्की मतलब है प्रिमिटिव या फिर मैं बोल सकती हूँ एंशिएंट बैक्टीरिया। एंड आई वुड लाइक टू रिपीट माय स्टेटमेंट अगेन कि these bacteria can survive in very adverse condition, whether it is high temperature, whether it is very low temperature like coldness, or it can also survive under very high salinity condition, बहुत सोल्ड कंडीशन है, बहुत ड्राई कंडीशन है, वहां पर भी ये जो बैक्टीरिया है बहुत आराम से सर्वाइव करते हैं। इसके बाद हमें इसका जो दूसरा ग्रुप पढ़ना है वो है यूबैक्टीरिया। Eubacteria is the present day bacteria or I can also say the modern day bacteria। तो जब कभी भी
जनरल कैरेक्टर्स की बात करती हूँ, एट दैट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट यू बैक्टीरिया, बिकॉज हर इसके हम लोग जो ग्रुप्स पढ़ने वाले हैं, 2 और ग्रुप इसमें पढ़ेंगे तो टोटल 4 ग्रुप हैं, उन चारों ग्रुप की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होती हैं, ठीक है। तो जब भी हम जनरल कैरेक्टर्स बोलते हैं तो वो मैं आर्की बैक्टीरिया या बाकी बचे हुए दोनों ग्रुप्स के लिए नहीं बोलती हूँ, यू बैक्टीरिया के लिए बोलती हूँ। तो ये ध्यान रखना है, whenever we are talking about some general characteristics we are automatically referring to the यू बैक्टीरिया, ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू, तो यानी ये ट्रू बैक्टीरिया है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है बैक्टीरिया का, वो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज BGA विच स्टैंड्स फॉर ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इट इज नॉट एन एल्गी, ये एक एल्गी नहीं है, लेकिन इसको एल्गी इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हैज सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स इनसाइड इट व्हिच हेल्प्स इट इन परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो BGA फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसीलिए इस बैक्टीरिया को मैंने नाम दे दिया ब्लू ग्रीन एल्गी, बट रिमेंबर दिस इज नॉट एन एल्गी, इट इज अ बैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया के बाद हम इसके फोर्थ ग्रुप पर आते हैं, और इस साइनोबैक्टीरिया का जो फोर्थ ग्रुप है वो हमारे पास है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। दिस माइकोप्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज PPLO. PPLO stands for pleuropneumono-like organisms, ठीक है। तो इस माइकोप्लाज्मा को हम PPLO बोलते हैं, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। सबसे छोटा जो सेल है वो इस माइकोप्लाज्मा के अंदर होता है, ठीक। और माइकोप्लाज्मा का हमने देख लिया, बेसिकली हमने जो है ग्रुप को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। माइक्रोप्लाज्मा की ये स्मॉलेस्ट सेल है, जो इसकी डिटेलिंग है वो माइकोप्लाज्मा में हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ध्यान रखो ये 4 ग्रुप्स हैं। अब एक ग्रुप को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लास में बता देना चाहती हूँ, दैट मोनेरा कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फर्दर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। तो उस पे हम सीधा आर्की बैक्टीरिया को शुरू करने से पहले एक बार उस बेसिस की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला बेस है वो हम देखते हैं कि मोनेरा को हम शेप के बेस पे कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, इसमें पहला हमारा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है। देखो जो मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें अलग अलग तरीके की शेप देखने को मिलती है। कुछ ऑर्गेनिज्म सर्कुलर या फिर स्फेरिकल हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पाइरल शेप के हो सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म रॉड शेप के हो सकते हैं, कुछ कोमा शेप के हो सकते हैं। तो उसी के बेस पे यानी बेसिकली शेप के बेस पे हम इन्हें 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसे मैं बताती हूँ, अगर ऑर्गेनिज्म स्फेरिकल है तो स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम कोकस के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। हम उसे कोकस नाम देते हैं। इस कोकस के अंदर भी अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट है। अगर सिर्फ एक कोकस है देन इट इज मोनोकोकस, अगर 2 हैं, 2 सेल एक साथ जुड़े हुए हैं तो डिप्लोकोकस, अगर 4 एक साथ जुड़े हुए हैं देन इट इज टेट्राकोकस। अगर बहुत सारे सेल्स एक लंबी चेन में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, अगर एक चेन में जुड़े हुए हैं तो हम इसे बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, यानी जब ये चेन में होते हैं। इसके अलावा अगर जो सेल है वो ऐसे लगे जैसे अंगूर का गुच्छा है, ठीक है, तो ग्रेप्स जैसे कोई क्लस्टर है, तो ऐसे ग्रुप को हम नाम देते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो इसे हमने नाम दे दिया क्या, स्टेफाइलोकोकस। इसके बाद हम एक और है, अगर ये एक क्यूबिकल शेप में हो, देखो क्यूबिकल यहाँ से तुम्हें सिर्फ फ्रंट के 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन क्यूब की शेप को इमेजिन करो, और क्यूब में क्या है, अगर आगे 4 है तो पीछे भी 4 होंगे, इधर भी 4 होंगे, इधर भी 4 होंगे, तो उसे इमेजिन करना। तो जब ऐसी क्यूबॉइडल
सारे कोकस अरेंज होते हैं तो उसे हम नाम देते हैं सार्सीमा। ठीक है, इसके बाद मान लो कि सेल की जो शेप है वो रॉड शेप है। ठीक है, तो अगर रॉड शेप सेल होता है तो उसको हम बोलते हैं बैसिलस। क्या नाम देते हैं हम उसे? बैसिलस। अब ये जो बैसिलस शेप है ये भी इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में हो सकती है। अगर नॉर्मल एक ही रॉड शेप सेल प्रेजेंट है तो उसे मोनोबैसिलस नहीं बोलते हैं, सीधा बैसिलस बोल देते हैं, क्योंकि बैसिलस का अपने आप में मतलब है एक रॉड शेप सेल। इसके बाद अगर इस तरीके से दो कनेक्ट हो गए तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? डिप्लोबैसिलस बोल लो या डायबैसिलस बोल लो, एक ही बात है, बायबैसिलस बोल लो। इसके बाद अगर इस तरीके के बहुत सारे रोड शेप सेल्स जो हैं वो एक चेन लाइक मैनर में अरेंज है तो चेन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? स्ट्रेप्टो। तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोबैसिलस। ठीक है, और इसके अलावा एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें जो रोड शेप सेल है दे आर स्टैक्ड ओवर वन अनदर, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैलिसेडेबैसिलस। अब अगर किसी सेल की शेप स्पाइरल है, ठीक है, यानी स्पाइरल शेप है, तो उसे हम अलग से नाम देते हैं स्पाइरलम। ठीक है, और इसके अंदर जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। मतलब थोड़ा मैं ये ज्यादा ड्रॉ करती हूँ, तो इसके अंदर ऐसी यानी इस तरीके की स्पाइरल शेप ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्पाइरुलम स्पायरोकी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो बॉडी शेप है वो स्पाइरल शेप की होती है। एक और तरीके की बॉडी शेप है जिसे हम बोलते हैं कॉमा शेप। ठीक है, और ऐसी शेप को हम नाम देते हैं विब्रियो। ठीक है, तो कोमा शेप का होने का मतलब है कि इसकी जो शेप है वो लिटरली कोमा जैसी होती है। ऐसे कोमा लगाते हैं तो इसकी जो शेप है वो इसी कोमा शेप की होती है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरी। ठीक है, तो जो कॉलरा होता है वो इसी विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो हमने शेप के बेस पे 4 ग्रुप्स फॉर्म कर लिए, कोकस, बैसिलस, स्पाइरुलम और विब्रियो। अब अगर मैं किसी भी बैक्टीरिया के बारे में ये बोलूं कि ये जो बैक्टीरिया है ये बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया है, तो आपके दिमाग में बैसिलस बोलते ही ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया की जो इमेज है वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने शेप की बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लैजिला के बेस पे हम इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजिला। अब मान लो कि या तो फ्लैजिला प्रेजेंट है और या फिर पॉसिबल है कि जो फ्लैजिला है वो एब्सेंट है, यानी फ्लैजिला नहीं है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्राइकस बैक्टीरिया, और अगर फ्लैजिला नहीं है तो हम बोलते हैं एट्राइकस। रिमेंबर वन थिंग, बायोलॉजी में कहीं पर भी ए या एंड लिखा आ जाए इसका मतलब है विदाउट। ठीक है, तो ये ट्राइकस होता है, ये एट्राइकस होता है, यानी इसमें फ्लैजिला नहीं है। अब अगर फ्लैजिला है तो बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है। मान लो ये बॉडी है और इसके पास सिर्फ एक फ्लैजिला है। देखो बच्चे, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मोटाइल है, कोई भी सेल मोटाइल है यानी मूव कर सकता है, तो इसमें ये बात कंपल्सरी हो जाती है कि उसमें या तो सीलिया होगा या फ्लैजिला होगा। तो फ्लैजिला होने का मतलब है कि इट इज लाइक अ टेल, ये सेल को मूव करने में हेल्प करेगा। ओके, तो मैं जब भी बोलूं मोटाइल है तो इट शुड बी अंडरस्टूड टू यू गाइस ऑटोमेटिकली दैट इट मस्ट बी हैविंग अ सीलिया और अ फ्लैजिला। तो एक बार हम दोबारा आ जाते हैं इसी चीज पर। अगर एक बॉडी पर एक ही साइड पे एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इसे हम बोलेंगे मोनो, और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है तो क्या टर्म यूज करते हैं? ट्राइकस, तो इसे बोलेंगे मोनोट्राइकस। दूसरा जो सिनेरियो पॉसिबल है कि इसकी बॉडी पे दोनों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो, तो इसे हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। अगेन फिर से रिपीट करती हूँ, जहां पर
भी वर्ड एम्फियाई, इसका मतलब है बोथ, ठीक है। तो एक काम करना, जहां पर भी नोट्स बना रहे हो, एंड आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने ये चीज आपको पहले बोली है या नहीं, बट आई एम स्टिल रिपीटिंग इट वंस मोर, कि जहां पर भी आप नोट्स बनाते हो वहां पर एक कीवर्ड्स की टर्म बना लो कि एम्फी यानी बोथ। तो मान लो तुम्हें इतना पता है कि एम्फी का मतलब बोथ है और पेपर में आ गया एम्फी ट्राइकस, तुम्हें इतना भी पता है कि ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, तो एम्फी यानी बोथ और ट्राइकस मतलब फ्लैजिला, यानी दोनों साइड फ्लैजिला है। तो अगर आपको ये नहीं पता था एम्फी ट्राइकस क्या है, लेकिन आपको एम्फी और ट्राइकस का इंडिविजुअल मीनिंग पता था, तो सीधा इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए वो जो टर्म्स मैं तुम्हें ऐसे बताती हूँ वो की टर्म्स वहां पे पीछे लिख लिया करो, क्योंकि बायोलॉजी में हर डेफिनेशन याद करना पॉसिबल नहीं है, कर भी ली तो चांस है पेपर में एक आधी भूल जाओगे, तो कोशिश करो वर्ड्स को तोड़ने की, ठीक। तो दोबारा से वापस आ जाओ, एंड तुम्हें लेक्चर देते हुए मैं फ्लो में फिर बह जाती हूँ। दोबारा से शुरू करते हैं। ये है एम्फीट्राइकस, यानी इसमें फ्लैजिला दोनों साइड है, इसमें फ्लैजिला एक ही साइड था। अब एक कंडीशन पॉसिबल है कि एक ही साइड पे बहुत सारे फ्लैजिला हैं। एक ही साइड पे जो बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं, ऐसी कंडीशन में हम उसे रेफर करते हैं सिफेलोट्राइकस बोल के, ठीक है। तो सिफेलोट्राइकस एक ही साइड दोनों। दूसरा पॉसिबल है कि भाई अगर एक साइड फ्लैजिला तो सकता है दोनों साइड से फ्लैजिला निकल रहे हो, तो अगर ऐसी कंडीशन है जहां पर दोनों साइड से काफी फ्लैजिला निकल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं लोफोट्राइकस, ठीक है। इसके अलावा एक और फ्लैजिला के अरेंजमेंट पॉसिबल है कि बॉडी के जगह जगह से एक एक फ्लैजिला, यानी पूरी बॉडी से फ्लैजिला निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग फ्लैजिला निकल रहे हैं। तो इस वाली जो बॉडी है जहां पर जो फ्लैजिला है वो पूरी बॉडी से निकल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं पेरीट्राइकस, ठीक है। तो पेरी का मतलब है इसकी पूरी पेरिफेरी से फ्लैजिला निकल रहे हैं, तो ये हो गया पेरीट्राइकस। और ये मोनो यानी एक, दोनों तरफ एम्फी, सिफेलो एक ही साइड से, लोफो दोनों साइड से, और पेरीट्राइकस पांचों साइड से, जहां से भी पूरी ओवरऑल बॉडी से। तो यहाँ पर हमने फ्लैजिला के बेस पर भी डिवीजन को कर लिया। बेसिकली ये टर्म्स मैंने आपको इसलिए बताई है कि अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर लिख के आ जाए कि ये बैक्टीरिया एम्फीट्राइकस है, तो समझ जाना है कि उसमें दोनों एंड पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। वहां पर इन टर्म्स को मैं री एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। इसके बाद अब हम मोनेरा के पहले ग्रुप को शुरू